ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಇರಬಹುದು, ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अक्सर मन की बात में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, मैं आपसे प्रश्न करूं, तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल। ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे, पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहां पहुंचे हैं। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी मां और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता
ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामना है। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। ये है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी हैं सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों, में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में। स्वाभाविक है
इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में क्या वो लोग ज्यादा हो जाते सर, तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर। मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए जी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे। पक्का बताएंगे? जी। देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। साथियों, कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और
जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। याद रखिए, और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं, आप एक सवाल अपने मन में पूछिए। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है? निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता। इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है, किसी भ्रांति में नहीं रहना है। हमें सतत प्रयास करते रहना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है, और इसलिए आया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहां लेकर आए हैं। इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं। राम लोटन जी की इस बगिया, इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। वाकई एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप में से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं, वो जरूर करें। इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं। एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे। ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेट्समैन डॉक्टर बीसी राय की जन्म जयंती को समर्पित है। कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था, वेरेवर द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव्ड, देयर इज ऑल्सो ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಭಿಯಾನದ 5 ಗಾಡಿಗಳು